चीजों को एक इकट्ठा एक परिदृश्य में देखना बहुत जरूरी है। जो बात संजीव भाई कह रहे थे कि ये एक पॉइंट नहीं है, ये सारे पहलू हैं। और जो दूसरी बात डॉक्टर अरुण कह रहे थे कि आप गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी इतनी परतें हैं, जो एक खोलोगे दूसरी मिलेगी, दूसरी खोलोगे तीसरे, प्याज के छिलके की तरह उतारते जाओगे और आपको अंदर मिलेगी। लोगों के भाषण सुन के, हम जैसे लोगों के भाषण सुनकर आप उसको सच मान लोगे तो बड़ी गलती। रिसर्च करने लगोगे, उसको ढूंढोगे, उसको सच मान लोगे तो बड़ी गलती। उसके अंदर जाओगे और मिलेगा, उसके अंदर जाओगे तीसरा सच मिलेगा, उसके अंदर जाओगे चौथा सच मिलेगा। और इसकी सच की इतनी परतें होंगी कि खुद रिसर्च करने वाला रिसर्चर कंफ्यूज हो जाएगा कि इनमें से सच कौन सा है, क्योंकि सब सच नजर आएगा। जो सरकार बोल रही है वो भी सच नजर आ रहा है, जो क्रांतिकारी बोल रहे हैं वो भी सच नजर आ रहा है, विपक्ष बोल रहा है वो भी सच नजर आ रहा है, रिसर्चर बोल रहे हैं वो भी। तो कौन सा सच सच है, इसकी गहराई तक जाना भी एक बड़ा टास्क है। लेकिन जो चीजें आम इंसान को नजर आ रही हैं और उसकी जीवन से सीधी सीधी जुड़ी हुई है, उन चीजों का हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि खेती के 3 कानून और लॉकडाउन और आईटी इंडस्ट्री और ऑनलाइन एजुकेशन और 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और रोबोटिक्स और इंटरनेट क्रांति और 5G और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और फसलों के अंदर और पानी का कम होना और बारिश का एकदम अचानक ज्यादा हो जाना, कहीं पर बाढ़ हो जाना, कहीं पर सूखा पड़ जाना, ये सब के सब तंतु, इन सारी चीजों पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब हो नहीं रहा है, बाकायदा प्रायोजित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है, जिसका अगर एक लाइन में अर्थ समझाया जाए कि इसका पर्पस क्या है। जैसे गांव में हम जाते हैं और लोग हमसे पूछते हैं, तो कई बार तो ऐसा होता है कि 1.5 घंटे की 2 घंटे की वार्ता के बाद में वो हमको ये बोलते हैं कि बात तो समझ आ गई, पर ये तो बताओ ये हो क्यों रहा, करना क्या चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगा कि हम सत्ताधारी पार्टी के विपक्ष में हैं। अभी हमारे बहुत से मित्र ऐसे हैं जो पहले बड़े अच्छे रिलेशनशिप थे, जो बड़े हमको बड़ा ये मानते थे, यार बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, और वो जैसे ही हम इस मुद्दे पर बोलना शुरू किया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये पगलाया हुआ आदमी है। और फिर जब थोड़ा और बोलते रहे तो बोले ये तो इस आदमी का विरोधी है, ये तो इस पार्टी का विरोधी है, ये तो सरकार का विरोधी है, ये तो देशद्रोही है। जब हमने विपक्षी पार्टी को भी घेरा कि भैया तुम्हारे ही लोग थे इनको लाने वाले, पीएचएफआई का गठन इस सरकार ने नहीं किया है जो मौजूदा है, इससे पहले वाली सरकार ने किया था, पीएचएफआई को लेकर के आए थे, उस वक्त इससे दूसरी सरकार थी। उसको जब पहली बार एक्सपेरिमेंट किए गए तो उड़ीसा में नवीन पटनायक मुख्यमंत्री था। जिस वक्त आदिवासियों के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट हुए तो गुजरात का मुख्यमंत्री वही था जो इस टाइम देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है। जिस वक्त निपा वायरस के नाम पर एक्सपेरिमेंट किया गया उस वक्त केरल के अंदर कम्युनिस्टों की सरकार थी। यानी आप जिस पार्टी को जाओगे, जिसके पास देखोगे, आपको पता लगेगा ये सारे एक ही बात बोल रहे हैं। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक सुर से वही बात कह रही हैं जो बिल गेट्स बोल रहा है। पता चलता है कि पीएचएफआई जो बनाया और नीति आयोग जो बनाया, नीति आयोग लोग सोचते हैं पॉलिसी मेकिंग का आयोग है, नीति वर्ड हिंदी में लगता है कि ये पॉलिसी बनाता है, जबकि ये बिल गेट्स की नाजायज संस्था है, प्राइवेट आइडेंटिटी की तरह, जिसके अंदर जो मालिकाना हक रखते हैं, जो बोर्ड में हक रखते हैं, वो आनंद महिंद्रा जैसे, जो नारायण मूर्ति जैसे लोग रखते हैं, जिसमें बिल गेट्स के गुर्गे बैठे हुए हैं और जिसके अंदर चेयरपर्सन बनाया हुआ है प्रधानमंत्री और मेंबर्स बनाए हुए सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री। यानी कि जो नीति आयोग से निर्देशित होगा वही इस देश के अंदर होगा और नीति आयोग से वही निर्देशित होगा
जो पीएचएफआई का हेड कहता है, और पीएचएफआई बनाई हुई है बिल गेट्स की। अब पता चलता है, हेलो हेलो हेलो, आवाज से, अब पता चलता है कि यार, मैं इसीलिए थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है, हाँ मैं थोड़ा कम बोल, दूर कम। अब मालूम पड़ेगा कि क्या ये अकेला बिल गेट्स है, क्या ये सिर्फ बिल गेट्स का ही तंत्र है। कुछ वक्त पहले कुछ क्रांतिकारी लोगों ने दिल्ली के अंदर एक मीटिंग की। मीटिंग के बाद निर्देशित हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा, किसान नेता का, कि हमने किसान नेता को अपना हेड मान लिया और ये अब जो निर्देश देंगे, जो आंदोलन करेंगे, वो मंजूर होगा। मैं मीटिंग में मौजूद था, सबने हाथ खड़ा करके समर्थन कर दिया। मैं अकेला था जिन्होंने समर्थन नहीं किया। मुझसे बोला कि आपको क्या आपत्ति है। मैंने कहा देखिए साहब, आपको नेता मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं हो, लेकिन जो लड़ाई आप लड़ना चाह रहे हैं, क्या आपको उसका पूरा पता है कि प्रॉब्लम क्या है? और समाधान तो तभी होगा जब हमें प्रॉब्लम का पता होगा। तो क्या आपको मालूम है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? बोला ना। ये मालूम है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ लड़ाई है? बोला हाँ। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ लड़ाई में आप नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन आपको लड़ाई का नहीं पता है और उसकी जड़ें नहीं पता है, तो फिर आप कैसे लड़ोगे और हमें समाधान क्या दोगे? फाइनली कल को हम अपनी सारी ऊर्जा और जीवन को दांव पे लगा देते हैं, तो आप हमको समाधान क्या देने वाले हो, मुझे अभी मालूम चले। तो बोलते मुझे तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही नहीं पता है पूरा, मुझे तो ये पता है बस देश में बड़ी ताकतें हैं और पूंजीवादी ताकतों के हाथ में सरकारें खेल रही हैं। इतनी सी बात से तो काम नहीं चलेगा साहब, तो हमको तो लड़ाई समझनी पड़ेगी। तो फिर क्या करें? मैंने कहा जितने आपके पदाधिकारी हैं बुलाइए, हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझाएंगे, उनको समझ आ जाए, वो उस पर लड़ाई लड़ने को तैयार हो जाए, हम अपना सब कुछ झोंकने को तैयार हैं आपके नेतृत्व में। हमें नेता बनने का कोई शौक नहीं। तय हुआ, एक जिले में 2 दिन की वर्कशॉप का आयोजन किया गया, पूरी तरह से बैठ करके समझाया गया। सारे पदाधिकारी थे, दूसरे राज्यों से भी आए हुए पदाधिकारी थे। 150-200 पदाधिकारी 2 दिन तक लगातार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को सुनते रहे, और जब उनको फाइनल स्टेटमेंट देने के लिए बोला गया नेताजी से पहले कि ये जो महासचिव महोदय हैं ये बताएंगे कि पूरे 2 साल में क्या, दो दिन में क्या समझा और हमें क्या लड़ाई लड़नी है, तो वो फाइनल अपनी रणनीति तय करेंगे। तो जी नेताजी ने खड़ा होकर के ये बोल दिया कि भाई इतना माल था, इतनी बातें थी, मेरे को तो बस इतना समझ में आया कि नाश होने वाला है। और लड़ने के लिए जिन लोगों की लड़ाई लड़ने चले, वो गांव लोग जो गांव में बैठे हैं, जिनको बचाने चले, उनको तो पता ही नहीं है। हम लोगों को ही नहीं पता था कि इतना सारा कुछ हो रहा है, तो फिर कैसे लड़ाई लड़ेंगे? तो नेताजी ने फाइनली डिक्लेयर किया कि अब हम गांव गांव जाकर लोगों को जगाएंगे, और जब लोग जाग जाएंगे तो लोगों से वो लड़ाई जन आंदोलन का रूप लेगा। मैंने कहा ठीक है। आप यकीन मानिए उस बात को, आज 1 साल 2 महीने हो चुके हैं, आज तक एक भी पदाधिकारी गांव में जाकर के किसी से बात करने की समझ डेवलप नहीं कर पाया। मैं ये सिर्फ इस मामले की डेप्थ की गहराई को समझने की कोशिश कर रहा हूं, और वो बता रहा हूं आपको कि ये इतना गहरा मामला है कि हमें सिर्फ फौरी तौर पर बात करने से बात नहीं बनने वाली। और जो किसान आंदोलन का जो लॉजिक था, उसको अगर आप समझेंगे, वहां बड़े साफ स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ था। वहां जो स्लोगन था, फसल और नस्ल बचाना। असल में फसल और नस्ल, ये दोनों ही वो काबू करना चाहते हैं, और ये दोनों ही हम बचाना चाहते हैं। अगर जो एक लाइन में समझें, इससे भी आगे अगर एक लाइन में समझा जाए, तो वो ये है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जो लोग निर्देशित करना चाहते हैं या जो चलाना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगली जो व्यवस्था होगी, नई जो वैश्विक व्यवस्था होगी, उसके अंदर सब कुछ
हम निर्धारित करेंगे और हर व्यक्ति हम पर ही निर्भर रहेगा। यह मूल लाइन है इसकी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, कि सब कुछ सेंट्रलाइज्ड होगा, वहीं से चलेगा। आदेश भी, चाहे हेल्थ है वहां भी एक्सपर्ट बोलेंगे वही मानना पड़ेगा, एजुकेशन पर भी एक्सपर्ट बोलेंगे वही मानना पड़ेगा, खेती पर भी जो एक्सपर्ट बोलेंगे वही मानना पड़ेगा, और एक्सपर्ट तय करेगा स्टेट, और स्टेट तय करेगा, स्टेट को तय करेगा पूंजीवाद, स्टेट को तय करेंगी कंपनियां, क्योंकि सारा का सारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसा मिलता है पूंजीपतियों से। यानी कि जो पूंजीपति चाहेगा वही मुख्यमंत्री बोलेगा, वही एक्सपर्ट बोलेंगे और वही जनता तक जाएगा, वही मीडिया बोलेगी। तो किसी को कानो कान कोई खबर नहीं होगी, और हम जैसा कोई व्यक्ति यदि आकर सच बताने लगेगा तो उसके लिए एक नियम आ रहा है, उसके लिए कानून बन रहा है कि हेल्थ इमरजेंसीज के केस में, देश में दूसरे हालात के केस में, जो मीडिया संस्थान, जो व्यक्ति, जो संगठन सरकार के बताए हुए पर्सपेक्टिव के खिलाफ बात करेगा उसको सीधी जेल होगी, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। यानी कि जो सरकार कह रही है वही बोलना पड़ेगा, यह बाकायदा कानूनों के जरिए स्थापित किया जा रहा है। अब कुछ कानून आ रहे हैं जिनसे आपको यह समझ में आएगा कि यह नई वैश्विक व्यवस्था किस तरफ जा रही है। पहले तो आपका खाना देखिएगा, जीवन जीने के लिए जितनी चीजें चाहिए, कपड़ा बनाने के लिए आज गांवों में बुनकर नहीं बचे हैं, हथकरघा नहीं बचा है, तो यानी कि आपको इंडस्ट्री पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। खाना खाने के लिए हमको जो चीजें चाहिए, बीज, पानी, श्रम। पानी ट्यूबवेल से आता है, ट्यूबवेल बिजली से चलता है, बिजली कंपनी की है। खेत में फसल बीज से होती है, किसान के पास अपना बीज नहीं है, बीज कंपनी से आता है। बीज बांझ आएगा तो फसल बांझ आएगी, बीज बीमार देंगे तो फसल बीमार आएगी, आदमी बीमार होगा। जैसा बीज होगा वैसी फसल होगी। प्राकृतिक बीज कम पानी में भी उग जाते हैं, लेकिन इन्होंने पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी डाल करके जमीन को इस लेवल पे मजबूत कर दिया कि अब उनमें जो अंकुरित ही नहीं होगा प्राकृतिक बीज, इतनी हार्ड वो जमीन हो चुकी है, तो आपको हाइब्रिड बीज ही लेना पड़ेगा। हाइब्रिड बीज को पानी की जरूरत पड़ेगी, बिना पानी के वो नहीं होगा, और पानी कंट्रोल कंपनी के है। यहां पर ये रास्ता चल पड़ा। अब आप सोचिए, किसान के पास मेहनत करने के लिए मजदूर था, वो आज वैक्सीनेटेड है। मजदूर सारा वैक्सीनेटेड है क्योंकि अनाज के नाम पर उसको वैक्सीनेट कर दिया। आज वो खेत में कितना काम कर सकता है, अपने आसपास जाकर के 100 मजदूरों से पूछोगे, आपके उसके शरीर की हालत आपको मालूम पड़ जाएगी। ट्रैक्टर बैन करने की बात ऑलरेडी नितिन गडकरी कर चुके हैं कि हम अगले 5 साल में पेट्रोल और डीजल बैन कर देंगे। तो आपको ड्रोन से ही खेती करनी पड़ेगी, और ड्रोन कौन बनाता है? ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी। और ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी का मालिक जो है वो जॉन डीरे ट्रैक्टर, और जॉन डीरे ट्रैक्टर का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बिल गेट्स। बीज देखोगे, 3.5 लाख बीज जो प्राकृतिक बीज थे, सारे के सारे स्टोर करके नॉर्वे में स्वालबार्ड सीड वॉल्ट है उसके अंदर रखे हुए हैं, उत्तरी गोलार्ध के अंदर -50 डिग्री सेल्सियस में। वो सारे के सारे बीज जो कंट्रोल है, जो पेटेंट है, उसका मालिक भी बिल गेट्स। अब खेत में काम करने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में 2016 में जब नीति आयोग की मीटिंग में बिल गेट्स ने बोला था कि हम अगले 2 सालों में किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, जो प्रोग्रेसिव फार्मिंग की रिपोर्ट थी, पेज नंबर 16 के ऊपर लिखा हुआ है, यही लाइन है एग्जैक्टली, वही लाइन प्रधानमंत्री ने एज इट इज उठा करके बोलना शुरू कर दिया। और वो उसका आधार था ड्रोन, जिसको लॉन्च 2022 में फिर प्रधानमंत्री साहब ने किया, 23 की शुरुआत में। अब आप देश के अंदर अगर अकाल पड़ जाता है, 2 साल का कम से कम रिजर्व खाना अपने पास रहता है, 2 साल का है, 2.5 साल का कम से कम बोला, कम से कम 2 साल का भोजन, अनाज हमारे पास, चावल दाल एफसीआई के पास रहता होता था। कोई भी एफसीआई में अगर आपका जानकार है, तो जहां 250 लाख मीट्रिक टन हमारे पास अनाज रहता था,
आज 40 लाख मीट्रिक टन अनाज भी नहीं बचा है। यानी आज मुश्किल से 4-5 महीने भर का अनाज अपने देश के पास बचा है। और एफसीआई के गोदामों में काम करने वाले व्यक्ति जो हमको रिपोर्ट करते हैं, जिनसे हमारे संबंध है, वो ये बताते हैं ऊपर से बहुत प्रेशर है, गोदाम खाली करने हैं, गोदाम खाली करने हैं। बोल कोई इसलिए नहीं रहा कि जिन गोदामों को किराया मिलता था उनमें अनाज नहीं रखा है, लेकिन किराया बाकायदा वैसे ही मिल रहा है जैसे पहले मिल रहा था, इसलिए कोई हो हल्ला नहीं है, क्योंकि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको इतने साल तक मिलता रहेगा। आज सारा का सारा अनाज अडानी और अडानी के बनाए हुए इन गोदामों में, अंबानी और अडानी के बनाए हुए इन साइलोज के अंदर जा चुका है। अभी आप पता लगेगा कि अगर श्रीलंका जैसे हालात इस देश के अंदर हो जाते हैं तो कल को अडानी और अंबानी को अपनी सेना की जरूरत पड़ेगी। तो देश में नया कानून बन चुका है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी अपनी सेना और अपनी पुलिस बना सकती है, ऑलरेडी बन चुका है ये कानून। इसका मतलब उन प्राइवेट कंपनियों के लिए सेना बनाने के लिए सेनापति और सैनिक ऑलरेडी हमारे अग्निवीर के नाम पर पहले से ही तैयार हो रहे हैं। जो किराए के, मैं उनको बोलता हूं किराए के सैनिक, जो श्रीलंका में पेट्रोल पंपों के बाहर बंदूक लेकर के खड़े लोग हैं, आज के टाइम पर भी खड़े हैं, वहां पर पास मिलता है किसान को कि तुम्हें हफ्ते में 10 लीटर डीजल मिलेगा कि 100 लीटर मिलेगा, ये तुम्हारे पास कितनी खेती है, तुम्हारे आधार कार्ड में कितना खेती दर्ज है, उसके हिसाब से उतना ही डीजल मिनिमम मिलेगा, मिनिमम सर्वाइवल के जितना, इससे ऊपर नहीं। तो उसी तरह से हमारे इन साइलोज और पेट्रोल पंपों पे बाहर खड़ा करने के लिए हमारे अग्निवीर हमारे टैक्स के पैसे से पहले ही तैयार हो रहे हैं। यानी 4 साल में ही अग्निवीर अपनी पूरी करके आएंगे, अपनी सेना, अपनी सेवा, और 4 साल में ही पेट्रोल डीजल बैन होगा, और 4 साल के बाद ही हमारे यहां सूखा बाढ़ जैसी हालत आएगी। यानी 4 साल के बाद ही हम लोग नई पेंडेमिक ट्रीटी के अंडर आ जाएंगे। पेंडेमिक ट्रीटी अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी, जिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है तो उसका ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ है। पेंडेमिक ट्रीटी के अंदर बकायदा यह लिखा हुआ है कि आपके टेस्ट के लिए और आपके इलाज के लिए सरकार को आपकी जरूरत, आपकी परमिशन की, आपकी कंसेंट की जरूरत नहीं है। उसी ट्रीटी में यह लिखा हुआ है कि जिस दिन ट्रीटी लागू होती है WHO उसको लागू करेगा, और ट्रीटी के लागू होते ही देश का संविधान और सारी कोर्ट निरस्त हो जाएंगी। उसी ट्रीटी के अंदर यह लिखा हुआ है कि आपको आपकी मर्जी के खिलाफ भी टेस्ट किया जा सकता है, आपका इलाज किया जा सकता है, आपके शरीर में कोई केमिकल इंजेक्शन लगाया जा सकता है, और यदि 15-20 दिन के बाद, यहां तक कि आपको क्वारंटाइन किया जा सकता है, आपके फैमिली मेंबर को उठा करके क्वारंटाइन किया जा सकता है। और यदि आप पता लगता है कि 15 दिन के बाद कि आप नेगेटिव निकले और आपके पास वायरस नहीं था, तो आप लोग किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि जो हेल्थ एक्सपर्ट था उसने वो गुड फेथ में किया जो भी किया। यही लाइन किसानों के 3 कानूनों में थी। अगर आपने एग्रीमेंट का जो कानून पढ़ा होगा, वहां पर भी किसान कोर्ट में नहीं जा सकता। यानी इस देश की 140 करोड़ लोगों को नेचुरल जस्टिस से ही बाहर कर दिया गया, जैसे खेती के कानून में किया गया था। उसी प्रकार से देश के अंदर UAPA ऑलरेडी लागू है, जिसको इंदिरा गांधी ने 1965 में बनाया था। UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1965 था, उसको 1975 में इमरजेंसी लगाने से 10 साल पहले बनाया था, और इस टाइम ये देश में UAPA 2016 में मोदी साहब ने एक्टिव कर दिया था, 14 में सरकार बनने के बाद। उसके अंतर्गत आपको 6 महीने तक सरकार जेल में रख सकती है, बिना कोई कारण बताए, बिना आपके ऊपर चार्जशीट दाखिल किए, बिना आपके वारंट जारी किए, और उसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। यही एक्टिविटीज हर स्टेट के अंदर, खासतौर पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया यूपी में। यूपी से जो साथी हैं या जिनको मालूम है, यूपी में एक कानून बना था आज से 2-3 साल पहले, जिसका नाम था UPSSF, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनी थी। उस फोर्स को किसी को भी घर से अरेस्ट करने के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं है। आपने क्राइम ना किया हो या ना किया हो, केवल शक के आधार पर पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, और कोर्ट में चालान पेश करना 6 महीने तक उस पुलिस को माफ है।
यानी 6 महीने तक वो आपको अंदर रख सकते हैं, आपकी जरूरत कोई कानून कोई कुछ भी नहीं करेगा। यही इसी प्रकार हरियाणा के अंदर और यूपी के अंदर तमाम प्रदेशों में एक कानून आया है जिसका नाम है क्षतिपूर्ति कानून। क्षतिपूर्ति कानून के तहत जैसे आज यहां पर भारत स्वराज मंच के लोग इकट्ठा हुए हैं, वो लोग कल को निर्णय लेते हैं कि हम कोई जन आंदोलन करेंगे। उस जन आंदोलन को करने के लिए जब हम लोगों का आह्वान करेंगे, उस आह्वान को रोकने के लिए, व्यवस्था करने के लिए जितनी पुलिस बुलानी पड़ेगी, जो वाटर टैंकर आएंगे, जो जेसीबी लेके आएगी सरकार, जितना भी खर्चा सरकार करेगी, उस सारे खर्चे को आंदोलनकारियों से वसूला जाएगा, सारे खर्चे को। और अगर कल को आंदोलन में कोई हिंसा हो जाती है, तोड़फोड़ होती है, गाड़ियां टूटती हैं, भवन टूटते हैं, कोई आग लगती है, तो उस सारे की भरपाई इन्हीं लोगों से होगी जिन्होंने कॉल दी थी। यह कानून बनके तैयार करके आपके लिए रखा हुआ है। चुपचाप से अखबार में छोटी सी खबर आएगी कि यह कानून पास हो गया। अभी धीरे धीरे उन्होंने थोड़े थोड़े आंदोलनकारियों के अकाउंट और उनके जमीन के कागजात उसके साथ अटैच करने शुरू किए हैं, उनके जो केस जो कोर्ट में चल रहे हैं। अपने जनता सरकार मोर्चा के सुशील नरवाल के साथ 7-8 लोगों के कागज हरियाणा सरकार ने भी अटैच कर दिए हैं, जमीनों के कागज, क्योंकि उस क्षतिपूर्ति कानून में लिखा हुआ है कि आपसे उस हर्जाने की जो वसूली होगी वो वैसे ही होगी जो खेती के 3 कानूनों में लिखा हुआ था कि यदि आपके एग्रीमेंट की वजह से किसान को अगर पे करना पड़े तो वो सारी पेमेंट आपसे लैंड रेवेन्यू एक्ट की तर्ज पर ली जाएगी। लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर यह लिखा हुआ है कि आपने जो देना है सरकार का, उसकी वसूली के लिए वो आपका घर नीलाम कर सकती है, आपके कपड़े जूते तक नीलाम कर सकती है, आपको नंगा करके भी भेज सकती है। ये उसमें लिखा हुआ है कि वसूली के लिए वो आपका कुछ भी नीलाम कर सकती है। इसी पेंडेमिक ट्रीटी में यह लिखा हुआ है कि आपके जो अगर आपकी फसल में वायरस होने की शक है, अगर आपके घर में वायरस होने का शक है, अगर आपके एनिमल में वायरस होने का शक है, तो वो आपको डिसइंफेक्ट कर सकता है सरकार का अधिकारी। और केवल शक, कोई पुष्टि की बात नहीं हो रही है, उसमें बाकायदा मेंशन्ड है। और डिसइंफेक्शन का जो मतलब है उसमें मारना, जलाना लिखा हुआ है, यानी कि सैनिटाइज करना, सब कुछ है उसके अंदर। यह एक कानून है। पानी को कंट्रोल करने के लिए पहले एक कानून बनाने की कोशिश करी थी कि जिसके घर में समर्सिबल पंप है उसको 10,000 रुपए साल का टैक्स देना पड़ेगा। बीज के लिए कानून है कि आप अगर बीज साबित नहीं कर पाए किस कंपनी से लिया है तो आपको 3 साल की कैद है। जमीन सबकी ऑलरेडी बैंकों के पास लोन पे रखी हुई है, सबकी खेत में जितने भी किसान ने किसान क्रेडिट कार्ड बनाया हुआ है, 99.9% किसानों की जमीन बैंकों के पास रखी है गिरवी, और बैंकों को चुकता करने के लिए लोगों के पास पैसा है नहीं, और यह कभी भी चुकता नहीं होने वाला, क्योंकि इस देश के अंदर 34 लाख करोड़ रुपए के नोट अवेलेबल है, यानी करेंसी हमारे पास जो चलन में है वो 34 लाख करोड़ रुपए की है, और देश के लोगों पर जो कर्जा है वो 156 लाख करोड़ रुपए का है, यानी 122 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का नीलाम होना तय है। और जब प्राइवेटाइजेशन के दौर में बैंकों के पास अगर हमारे कागज रखे हुए हैं तो 122 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी जब बैंकों की हो जाएगी और प्राइवेटाइजेशन के बाद बैंक अडानी के हो जाएंगे, और अडानी की प्रॉपर्टी अगर सारी की सारी शेयर मार्केट से चलती है, वॉल स्ट्रीट से, न्यूयॉर्क से चलती है, तो वॉल स्ट्रीट तो सारा का सारा लंदन के हिसाब से चलता है। यानी इसका मतलब यह है कि उन अंग्रेजों को अब दोबारा देश में आने की जरूरत नहीं है अपने को गुलाम करने के लिए। अपनी सारी प्रॉपर्टियों पर हक उनका ऑलरेडी होने वाला है, ये ऑलरेडी तैयारी में है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन इसी चीज का हिस्सा है। हर चीज को, चाहे रोडवेज है चाहे रेलवे है, रेलवे की 9 लाख एकड़ जमीन को अभी प्राइवेट ठेके पर देने की तैयारी चल रही है। आर्मी की 13 लाख एकड़ जमीन को जो है वो मतलब बेचने की तैयारी सरकार ऑलरेडी कर रही है। 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां ऑलरेडी बिक चुकी है।
आप रोहतक के मेरी वो वीडियो देखोगे, रोहतक के अगर बस स्टैंड पे चले जाओगे या किसी भी बस स्टैंड पे आप लोकल चले जाओगे तो आपको अभी 70% के करीब बसें आपको प्राइवेट मिलेंगी, सरकारी बसें। इवन आईएसबीटी पे भी जाओगे तो इलेक्ट्रिक बसें सारी की सारी प्राइवेटाइज चलने शुरू हो चुकी हैं। यानी कि जो समाज के पैसे से बने हुए भवन हैं, चाहे आपका एयरपोर्ट है, चाहे आपका बस स्टैंड है, चाहे रेलवे स्टेशन है, चाहे रेल की पटरी है, चाहे सड़क है, वो बन रही है हमारे टैक्स के पैसे से और उस पर टैक्स कलेक्शन का काम दिया जा रहा है प्राइवेट कंपनी को, यानी उसके मालिक हो रहे हैं प्राइवेट कंपनियां। हाँ जी। उसके बाद गांव के पास जो आचार्य जी ने बोला, गांव के पास जो जमीन अपने पास सामूहिक जमीन होती थी, हमारे हरियाणा में भी और बाकी स्टेटों में भी, हमारे हरियाणा में लाल डोरा होता था जिसमें यह नियम होता था कि लाल डोरे के अंतर्गत आने वाली जमीन रिहायशी जमीन है और सामूहिक जमीन के ऊपर कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और कभी भी ये कोई दूसरी संस्थान को नहीं मिलेगी। ये गांव वालों के निजी उपयोग के लिए है, सामूहिक उपयोग के लिए है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि लाल डोरा तोड़ करके हमारे स्कूल, अस्पताल, शामलात, बणी, जोहड़, तालाब और वन, जंगल, जितनी जमीन हमारे पास गांव की सामूहिक हुआ करती थी, इसके अलावा भी वो सारी की सारी जमीन जो है वो सरकार अपने नाम कर चुकी है, सरकार के नाम हो चुकी है। अब वो पंचायत के नाम नहीं है। और अगर किसी ने स्कूल में अपने 10 एकड़, 15 एकड़, 5 एकड़, 2 एकड़ डोनेट किए हुए हैं किसी के बुजुर्गों ने, तो वो जमीन भी अब सरकार हथिया चुकी है ऑलरेडी। यानी आपके पास अपनी जमीन जो है वो लोन पर पड़ी है, सामूहिक जमीन सरकार हथिया चुकी है, पानी का अधिकार आपके पास नहीं है क्योंकि आपको घर में समर्सिबल नहीं लगाना है, केवल कनेक्शन का सिर्फ टैप जो पानी है, जो टूटी का पानी है, केवल वही आप लेंगे। गैस के सिलेंडर को छोटा करने की योजना चल रही है कि लोग दुखी होकर के गैस की पाइपलाइन से भी लेने लग जाएंगे। उसके बाद आपके जीवन की जरूरत के सारे सामान और सारे कागजातों को आधार कार्ड के साथ कनेक्ट कर दिया गया है या किया जा रहा है जबरदस्ती से। आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी गाड़ी की आरसी, आपका पानी का बिल, बिजली का बिल, आपका आईटीआर, आपका बैंक का कनेक्शन, आपका सब कुछ आधार के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। यानी अगली जब महामारी इस देश के अंदर आएगी उस वक्त सरकार ने अनाउंस नहीं करना है कि आपको राशन नहीं मिलेगा, रेल में नहीं चढ़ने देंगे, बस में नहीं चढ़ने देंगे, हाजिरी नहीं लगाने देंगे, तनख्वाह नहीं मिलेगी, आप कोई नौकरी नहीं कर सकते, आप विदेश में नहीं जा सकते। पिछली बार तो अनाउंस किया था, अब की बार केवल आपका आधार इनएक्टिव करना है। आधार के बंद होते ही आपको ना गैस मिलेगी, ना पानी आएगा, नए जो कनेक्शन है उनमें पर्सनलाइज्ड है। बिजली के जो नए मीटर लग रहे हैं वो भी सेंट्रलाइज्ड है, वहीं से बंद किए जा सकते हैं। अब बिजली काटने के लिए बिजली विभाग को आपके घर आने की जरूरत नहीं है, वहीं से काटा जा सकता है कनेक्शन एक आदमी का, जैसे मोबाइल का कनेक्शन है हाँ, जैसे इंटरनेट का कनेक्शन, मोबाइल का कनेक्शन जैसे है कि आपने बिल नहीं भरा, आपका मोबाइल सिर्फ आपका ही कटेगा, ऐसे ही बिजली का कनेक्शन और पानी का भी केवल आपका ही कटेगा जो नई पाइपलाइन बिछ रही है। इसका मतलब ये हुआ, यानी अगली बार जब आप कोई भी काम करने जाएंगे, बैंक में गए, आपका पैसा नहीं खुल रहा, बोलेगा जी आपने अगली डोज नहीं लगवाई हुई है, आपको लगवानी पड़ेगी। यानी आपको कंपेल करने के लिए, आपको कंप्लाई करने के लिए, जबरदस्ती फोर्स करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। आपके ऊपर 24 घंटे निगरानी रखने के लिए इनको 5G चाहिए और 5G के लिए हर 100 मीटर 200 मीटर पे इनको ट्रांसमीटर चाहिए और इसके लिए ये हर घर तिरंगा वाला प्रोपेगेंडा आपने देखा होगा। इसके जरिए इतने पोल, ये गोल गोल नए पोल बना रहे हैं, ये सारे पोल बेसिकली 5G के रिसीवर्स का काम करने वाले हैं जो आपकी निगरानी ड्रोन से करने वाले हैं, ड्रोन से सर्टिफिकेशन के साथ। अभी ड्रोन उड़ाने के जो नियम है वो भी बदल दिए गए हैं, ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन भी चेंज कर दिए गए हैं। साथ में आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपका आधिकारिक आपका होगा। शिक्षा ये दे रहे हैं, उसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभी अभी अनाउंस किया था कुछ दिन पहले कि एक टीचर ही पूरे दिल्ली को पढ़ा सकता है। यानी कि वर्चुअल रियलिटी में वो चश्मा लगाएगा बच्चा, ऐसा महसूस करेगा जैसे स्कूल में ही बैठा है
वो वहीं बैठा बैठा सब कुछ फील कर लेगा। तो आपको टीचर की भी जरूरत नहीं है। आज तो स्कूल में रोबोट भी पढ़ा रहे हैं, ये भी पूरा का पूरा गेम चल रहा है। रोबोट से ही आपकी चिकित्सा, रोबोट से ही आपकी डिलीवरी, रोबोट से ही आपकी एजुकेशन, रोबोट से ही आपकी ड्राइविंग, रोबोट से ही आपके जीवन में जरूरत होने वाला हर काम किया जा सकता है, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो हम लोग यूजलेस ईटर्स को खामखाई खाना क्यों दें? इसीलिए हर गांव को तबाह करके वो लोग जैसे डिस्ट्रिक्ट 9, डिस्ट्रिक्ट 51 जैसे एरियाज बनाना चाहते हैं कि यहां जंगल डेवलप करेंगे। तो गांव ऐसे तो जमीन छोड़कर जाएगा नहीं। जब किसी के पास जमीन नहीं बचेगी, जब कोई कमाई नहीं कर पा रहा है, जब कोई अपना लोन नहीं चुकता कर पा रहा है, तो गांव वाले अपना गांव छोड़कर शहर आ जाएं। इसके लिए पूरा जो एलपीजी वाला प्रोग्राम था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके तहत गांव से शहरों में शिफ्ट करने की योजना ऑलरेडी योजनाबद्ध तरीके से 1998 से चल ही रही है, वो आप सब लोगों को मालूम ही है। और अभी जो बचे खुचे लोग हैं उनको गांव से तबाह करने के लिए हर गांव के 10 किलोमीटर के एरिया में या तो डंपिंग यार्ड बनाया जाएगा, या वहां इथेनॉल की फैक्ट्री लगाई जाएगी, या वहां शुगर मिल लगाया जाएगा। कोई ना कोई ऐसी इंडस्ट्री वहां लगाई जाएगी जिसकी बदबू या जिसकी राखी या जिसकी वजह से वहां आसपास जीना मुश्किल हो जाए और लोग अपने आप गांव छोड़कर शहर की तरफ चले जाएं। और शहर में बसने के लिए, ग्लोबल विलेज के नाम से बसाने के लिए केएमपी के आसपास 2.5 लाख एकड़ जमीन पर ग्लोबल विलेज बनाने का प्रोपेगेंडा जो प्रधानमंत्री ने बोला भी है कि हम लोग सारे गांवों को तबाह करके वहां कबूतर खानों में, जो 20-20 मंजिला कबूतर खाने बनाए हुए हैं जिनको वो लोग फ्लैट बोलते हैं, उनमें रखा जाएगा। हर घर की जियो टैगिंग होगी, हर घर को खाने लायक आपका पैसा मिल जाएगा, जिसकी वकालत राहुल गांधी करता आ रहा है कि हर खाते में 6,000 रुपया। उसके लिए पूरे देश के लोगों को जितना पैसा चाहिए हर महीने 6,000 रुपए में आपका जीवन चल जाएगा। इसीलिए आप नौकरी करते हो या नहीं करते हो, आपको मिनिमम पैसा मिलेगा, जिसका नाम उन्होंने रखा है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूबीआई। उसके तहत वो आपको कभी किसान का भत्ते के नाम पर देंगे, कभी आपको बेरोजगारी पेंशन के नाम पर देंगे, कभी आपको विकलांग पेंशन के नाम पर देंगे, कभी विधवा पेंशन के नाम पर देंगे। असली टारगेट आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर लेकर आना है कि जिंदा रहने के लिए जितना आपको चाहिए पैसा वो मिल जाएगा। खाना आपको डिलीवरी, होम डिलीवरी करने के लिए मोदी जी ड्रोन का ऑलरेडी टेस्टिंग कर चुके हैं कि कैसे आलू को ढो रहा है, कैसे सामान की पैकिंग आपके घर आ जाएगी। बिल्कुल जीपीएस जब 5G एक्टिवेट हो जाएगा तो बिल्कुल आपके दरवाजे पर ड्रोन उतरेगा। अगर आप मानते हो तो आपको सामान दे जाएगा, नहीं मानते हो तो वहां रेडिएशन के जरिए आपको मारने का भी प्लान ड्रोन के पास है। यानी ड्रोन इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप नहीं मानोगे। ऐसे ड्रोन भी इस टाइम पे वो बना चुके हैं जो आपके फेशियल रिकॉग्निशन को जिसने रीड कर लिया, उसके बाद आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी। और वो साइज कितना है आप यकीन नहीं मानेंगे, मक्खी के साइज का ड्रोन बना चुके हैं। लोगों को उनकी मर्जी के बिना वैक्सीनेट करने के लिए मच्छर के साइज का टीका बना चुके हैं। वो आपका जीपीएस लोकेशन से आपको ट्रैक करके भी आपको इंजेक्ट करते। इस लेवल पर ये लोग इतनी तैयारी करके बैठे हुए हैं। हम लोग कितने बड़ी तैयारी में हैं ये हमको सोचना पड़ेगा। ना आपकी शिक्षा आपके पास है, ना खेती आपके पास है, ना इंडस्ट्री आपके पास है, ना बिजली आपके पास है, ना पानी आपके पास है। यहां तक कि आपका केवल खेती का बीज खत्म नहीं हुआ है, आपके डंगरों का बीज भी खत्म हो चुका है। वो भी सारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से ही आप गर्भाधान करवाते हैं। और इंसान का बीज भी लगभग 75% खत्म हो चुका है। अब आईवीएफ सेंटर इतने खुल चुके हैं। यानी आपकी फसल भी आपकी जा चुकी है, नस्ल भी आपकी खत्म होने के कगार पर है, संसाधन भी आपके कगार पर है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट के ऊपर 2017 का वीडियो आज भी मिलेगा। आप अगर ट्विटर हैंडल पे जाएंगे, वहां पर वो सरेआम बोल रहे हैं बाय 2030, यानी जिसका नाम एजेंडा 2030 है, हम 2030 तक ऐसा दुनिया बनाने वाले हैं जिसमें यू विल ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। मतलब आपका किसी भी चीज के ऊपर कोई मालिकाना हक नहीं रहेगा, लेकिन आप खुश रहेंगे। आप सबको बॉर्डरलेस दुनिया दे दी जाएगी, क्योंकि पुलिस का काम अब रोबोट कर सकता है, चालान आपका ऑनलाइन हो सकता है,
आपकी गाड़ी को रास्ते में रोका जा सकता है, क्योंकि भारत 6 की गाड़ियां, जितनी भी गाड़ियां हैं सब में किल स्विच है। आपकी गाड़ी को जब चाहे वो लोग रोक सकते हैं, आपको जब चाहे आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। हर व्यक्ति को लोन देने की प्रक्रिया में इसलिए धकेला जा रहा है क्योंकि आने वाले वक्त में ये लोग करेंसी को खत्म कर रहे हैं और लेकर आ रहे हैं क्रेडिट स्कोर, जिसका नाम है सोशल क्रेडिट स्कोर। और अभी इसीलिए वो सबसे पहले आपको सिविल में, आपको क्रेडिट स्कोर में डालना चाह रहे हैं कि आप 10th की डीएमसी पर लोन ले लो, अपने भेड़ पर ले लो, भैंस पर ले लो, ट्रैक्टर पर ले लो, पुराने पर ले लो, घर पर ले लो, जिस पे मर्जी ले लो, एक बार लोन लेकर के हमारे क्रेडिट सिस्टम के अंदर आ जाओ, ताकि अब सोशल क्रेडिट सिस्टम आपके ऊपर लागू हो जाए। यानी आपका व्यवहार तय करेगा कि आप इस कमरे से निकल पाओगे कि नहीं निकल पाओगे, अपने घर से निकल पाओगे कि नहीं निकल पाओगे। लखनऊ और पटना के अंदर 2 जिलों के अंदर ऑलरेडी टेस्टिंग के ऊपर चल चुकी है कि उन्होंने हर दरवाजे को सीसीटीवी कैमरा की जद में वो ले आए हैं। यानी अगला जो चालान होगा वो आपका पुलिस वाला नहीं काटेगा लॉकडाउन के दौरान, अगला चालान आपका घर से निकले, सीसीटीवी कैमरा ने आपका रिकॉग्नाइज किया, आपके खाते से कट जाएगा, क्योंकि आधार ने आपका अपडेट आपका मांग रहे हैं। हर 10 साल में अपडेट इसलिए मांग रहे हैं कि आपका चेहरा जो बदल गया है वो दोबारा से अपडेट हो जाए और जो कैमरा है वो उसको पकड़ ले और उसके हिसाब से आपके चालान कटते रहें, आपका खाता कटता रहे। यानी कि आपके जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए इस कबाल ने, इस पूरे के पूरे षड्यंत्रकारी लोगों ने आपके ही लोगों को, जिनको आप सरकार बोलते हो, जिनको आप नेता बोलते हो, उनको ऑलरेडी गुलाम बनाया हुआ है। आपके देश के अंदर एक भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसको यह नहीं पता हो कि ऐसा हो रहा है और ऐसा होने वाला है, और एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो इसके अंदर शामिल नहीं है। यानी कि आपके पास और हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो उधर से लोगों को समझाना भी है। यह व्यवस्था वो लोग ध्वस्त करने वाले हैं जो भ्रष्टाचार चरम पर है, जो चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, ये जानबूझकर खराब की जा रही है ताकि लोगों का भरोसा इन व्यवस्थाओं से टूटे और लोग नई व्यवस्था के लिए खुद से डिमांड करें। और खुद से डिमांड जब करें तो अब निर्णय होगा कि वो डिमांड भारत के लोग देंगे, यानी कि भारत इन द सेंस यानी वहां के स्थानीय लोग देंगे या वही देंगे। श्रीलंका के अंदर इन्होंने किया, आपने गौर नहीं किया, जब श्रीलंका में वो तबाही चल रही थी, जब सारे राष्ट्रपति के भवन के ऊपर चढ़ रहे थे, उस टाइम पे अखबारों में आता था आईएमएफ का बड़ी निगरानी से देख रहा है, यूनाइटेड नेशंस की पूरी नजर है उनकी एक्टिविटीज के ऊपर। अभी यहीं पर बैठे हुए लोगों में से किस किस को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने की ललक है, उन लोगों को पकड़ा जाएगा। आपके ही लोगों को, आपने अल्टरनेट थेरेपी शुरुआत की है यहां पर, और जब देखा कि यहां इस संस्थान के अंदर लोगों का आना जाना खूब हो गया और इस संस्थान के ऊपर लोग भरोसा करते हैं, तो सरकार आपको सिस्टम में घुसाएगी। आप खेती पर, ऑर्गेनिक खेती पर काम करेंगे, सरकार आपको अनुदान देना शुरू करेगी, सरकार आपको सिस्टम में लेकर आएगी कि आप हमसे बाहर नहीं बोल सकते। यही कारण था कि सबको सिस्टम में लेने की वजह से जिस टाइम पे कोरोना आया, एक डॉक्टर खड़ा होकर नहीं बोला कि ऐसा हो रहा है, सबको चिट्ठी चली गई थी, अगर तुमने एक शब्द बोला तुम्हारा लाइसेंस रद्द हो जाएगा, और जिसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा उसकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं बचेगी। डॉक्टर अरुण बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर मित्तल बैठे हैं, सबको चिट्ठी चली गई, सबको बोल दिया गया, बोलोगे नहीं, मानते हैं तुम जो कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, लोगों को इस्तीफे दे दे करके चलना पड़ा। होम्योपैथी के डॉक्टरों के पास, एलोपैथी के डॉक्टरों के पास, नेचुरोपैथी के, सबको यह कह दिया गया कि आप बोलोगे नहीं। इसी तरह से एक मिनट डॉक्टर साहब, इसी तरह से 5 मिनट, ओके, इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं। लगभग हम 3 दिन लगाते हैं इस पूरे के पूरे मसले को समझाने के लिए। मैंने जिसको 45 मिनट में, आधे घंटे में ख़त्म करने की कोशिश की है, मुझे लगता है हम आधे घंटे में इस बात को नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि 3 दिन जब इस षड्यंत्र को डिटेल में समझाते हैं तो उसके बाद भी ऐसा लगता है कि समय अभी रह गया, और बातें बताई जा सकती थी। जो चीज़ें कागजों में आ गई, जहां पर आपने अपना आधार दे दिया, आपने समझो गुलामी स्वीकार कर ली, जहां भी आपने कागज दे दिया। इसलिए मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, मेरे पास, मैं कोई बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं करता, मेरे पास आधार कार्ड भी नहीं है, मेरे पास सरकार का कोई दस्तावेज नहीं है पिछले 9 सालों से। 12 में जब मैंने नौकरी छोड़ी थी वो सैलरी अकाउंट ऐसे ही पड़ा है। तो मैंने ये देखा है, यदि हम अपनी व्यवस्था बनाएंगे, क्योंकि ये व्यवस्था टूटेगी, 100% टूटेगी,
डिपेंड करता है इसको तोड़ेगा कौन। यदि वो लोग तोड़ेंगे सरकारों से मिलकर, हम सबकी कब्र इसमें बनने वाली है। और यदि इसे हम तोड़ेंगे योजनाबद्ध तरीके से, तो पहले तैयारी करनी पड़ेगी कि नवनिर्माण कैसे करना है, वो जो नई व्यवस्था बनानी वो कैसे बनानी है। तो हमारे ऊपर दोनों दायित्व हैं, हमको इस व्यवस्था को भी ध्वस्त करना है जो बनाई हुई है इन लोगों ने, और अपनी व्यवस्था जो हर किसी के लिए हो, जीव कल्याण के लिए काम करे, उस व्यवस्था को बनाने के लिए वो योद्धा तैयार करने पड़ेंगे, वो लीडरशिप तैयार करनी पड़ेगी, वो आगे आने वाले वो लोगों को आगे लाना पड़ेगा। इस काम में दिन रात कुछ लोग लगे हुए हैं, आप सब लोग उनका साथ दीजिए, जो भी लोग जहाँ लगे हुए हैं, जहाँ साथ दे सकते हैं। और जितना हमसे बन पड़ेगा, जितना हम लोग लगे हुए हैं, हमने तो मैं तो 7 साल से इस काम पर हूँ। मैंने तो 2016 में अपनी पत्नी को बोल दिया था कि बेटा ऑटो मोड पर है, तुम अपनी रोटी खा सकते हो, मेरे ऊपर डिपेंडेंसी तुम्हारी ख़त्म कम से कम हो जानी चाहिए। और ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे होगा, तो हमने बोल दिया जितने दिन हैं हम तुम्हारे साथ बोनस में है, तुम मेरे को मरा मान लो। तो मैंने तो अपने आप को 2016 में मरा हुआ डिक्लेयर करके मैं घर से निकला हुआ हूँ 7 साल से। और अब पत्नी को भी समझ आ गया, क्योंकि 3-4 यात्राओं में पत्नी रही, जब दूसरे प्रदेशों में हम गए तो उसने भी षड्यंत्र को समझा, तो उसने भी देखा कि ये ज़रूरी लड़ाई है। अब वो भी कंधे से कंधा मिलाकर उधर से लेडीज़ को वो तैयार करती है, अपने लोगों को वो बताती है, उधर से बेटा अपने स्कूल में बच्चे तैयार करता है, इधर से मैं लगता हूँ। तुम तो पूरी परिवार दिन रात इसी काम पे लगे हैं। जितना समझ पाएंगे, जितना समझा पाएंगे, जितना कर पाएंगे वो करते रहेंगे। और इस